Hello guys, how are you all? This is Ravinder Olyan, physics teacher. Today I'll make you understand about the second unit of class 11th physics, that is kinematics. Guys, kinematic is one of the branch in mechanics. तो चलिए जानते हैं mechanics क्या होता है. Mechanics is the branch of physics that deals with the condition of rest or motion of an object. Clear? गाइस देखिए क्या बता रहा हूं मैं, क्या समझा रहा हूं. मैकेनिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम ऑब्जेक्ट की कंडीशन को देखते हैं कि वो रेस्ट पे है या मोशन में है. वो स्टडी हम मैकेनिक्स में करते हैं. मैकेनिक्स इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री ब्रांचेस, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स. तो यही जो काइनेमेटिक्स है ये हमारी यूनिट है जिसको हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे. तो चलिए बात करते हैं स्टैटिक्स की. स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, एट रेस्ट. स्टैटिक्स मींस कुछ भी कहीं पे भी अगर हम इसको पढ़ेंगे स्टैटिक्स का मतलब क्या आएगा, एट रेस्ट. तो बात करते हैं स्टैटिक्स को कैसे डिफाइन करें. तो आप लिख सकते हैं स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स. स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. तो इसमें हम ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है. तो चलिए गाइज बात करते हैं कि कब हो सकता है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे. तो व्हेन मल्टीपल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कई सारे फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं बट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, और वी कैन से नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो. एक ऑब्जेक्ट पे कई सारे फोर्स लग रहे हैं, यदि उसके रिजल्टेंट को हम देखें, सभी फोर्स के रिजल्टेंट को, और नेट फोर्स की बात करें तो वो क्या आए, जीरो. देन वी कैन से द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. तो ऑब्जेक्ट कैसे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा. ओके, नेक्स्ट है काइनेमेटिक्स. तो काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन बट विदाउट कंसीडरिंग द कोज ऑफ मोशन. इसमें हम ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है बट विदाउट कंसीडरिंग द कोज. हम उसके कारण को नहीं देखते, किस कारण से मोशन हुआ है उसकी स्टडी नहीं करते हैं काइनेमेटिक्स में. लेकिन डायनामिक्स में बस यही चेंज होता है, इट इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन बट ऑल्सो इंक्लूडिंग इट्स कोज ऑफ मोशन. क्लियर गाइज. तो ये थ्री ब्रांचेस हैं मैकेनिक्स की, उनमें से एक है काइनेमेटिक्स जो हम अभी कंटिन्यू करेंगे. तो गाइज ये आपको क्लियर हो गया है, ये डेफिनेशन आप अपनी नोटबुक्स में भी लिख सकते हैं. तो अब बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन की, जो मैं बार बार यूज कर रहा था कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है या ऑब्जेक्ट इन मोशन है. तो कौन सी चीज रेस्ट पे रहेगी या मोशन पे होगी. एक्चुअल में रेस्ट और मोशन है क्या. देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगे, एक या एक से ज्यादा फोर्स ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, तो उस समय पे जब उनका रिजल्ट और वी कैन से नेट फोर्स अगर जीरो आता है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा. यदि उनका रिजल्ट जीरो नहीं आता तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा उसी डायरेक्शन में जहां नेट रिजल्टेंट फोर्स रहेगा. क्लियर गाइज. तो अब बात करते हैं कि डेफिनेशन की, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है. मोशन की अगर डेफिनेशन देखें हम, तो हम कह सकते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद टाइम. यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, समय के अनुसार, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में है. यदि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो वो रेस्ट में है. क्लियर गाइज. तो रेस्ट की डेफिनेशन में आप सिर्फ लगा देंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद टाइम. क्लियर. ओके, तो ये मैंने आपको यहां एक पॉइंट लिखा है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. इसका मतलब समझिए, रिलेटिव मीन्स संबंधित. रेस्ट और मोशन एक दूसरे से कैसे संबंधित है जान लेते हैं. देखिए, जहां पे रेस्ट है वहां पे मोशन भी पॉसिबल है, और जहां पे मोशन हो रहा है वहां पे रेस्ट भी पॉसिबल है. मींस वही चीज एक के लिए रेस्ट पे है तो वो किसी दूसरे आदमी के लिए या किसी दूसरे पर्सन के लिए वो क्या हो सकती है, वो मोशन में भी हो सकती है. क्लियर गाइज. तो अब बात कर लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे कि हम ट्रेन में चल रहे हैं, मींस ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, तो उस समय हम अपने फेलो पैसेंजर्स के रिस्पेक्ट में देखें तो हम बैठे हैं, पैसेंजर भी साथ में बैठे हैं, तो हम एक दूसरे के लिए रेस्ट में हैं.
लेकिन कोई पर्सन हमें बाहर से देखता है, ट्रेन के बाहर से या बस के बाहर से, तो उनके लिए हम मोशन में है। तो इसी वजह से मैंने आपको कहा ये रिलेटिव टर्म्स है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि जहां पे रेस्ट है वहां मोशन भी पॉसिबल हो सकता है, और जहां मोशन है वहां रेस्ट भी पॉसिबल है, कभी भी ये फिक्स नहीं होता। तो इसीलिए मैं एक आपको टर्म बता रहा हूं, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन नेवर पॉसिबल। मीन्स पूरी तरह से कि हम ये कह दें कि ये रेस्ट में है, तो ऐसा संभव भी नहीं है, और हम ये कह दें कि ये चीज मोशन में है, वो भी संभव नहीं है। वो किसी चीज के लिए रेस्ट में हो सकती है और रेस्ट वाली चीज किसी के लिए मोशन में हो सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोग जिस चेयर पे बैठे हो या जिस भी बेंच पे बैठे हो, वो बेंच रेस्ट में है, वो चेयर रेस्ट में है। लेकिन अगर आपको देखा जाए कि अर्थ जो है कंटिन्यू मोशन में है, रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो अर्थ मोशन में है, तो अर्थ पे रखी हुई जो चीजें हैं वो भी मोशन को फॉलो करती हैं। यदि कोई पर्सन आउटसाइड द अर्थ, यानी कि कहीं मून से या कहीं बाहर से अगर उसको ऑब्जर्व कर सकता है, तो वो उसके लिए मोशन में लगेंगे। क्लियर गाइज? तो इसी तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एब्सोल्युटली रेस्ट और एब्सोल्युटली मोशन पॉसिबल नहीं होता। एक रेस्ट वाली चीज मोशन में भी किसी को लग सकती है, और मोशन वाली चीज रेस्ट में भी लग सकती है। इसका एग्जांपल देखिए, मोशन वाली कब रेस्ट में लगेगी? या तो जब दो चीजें एक डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी से जा रही हैं, तो एक के लिए दूसरी रेस्ट में लगेगी और दूसरी के लिए वो पहले वाली रेस्ट में लगेगी। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन कि कब मोशन वाली रेस्ट में लग सकती है, मान लो एक प्लेन जो है उड़ रहा है काफी ऊंचाई पे, बहुत ऊंचाई पे, तो वो बहुत बड़ा है, हमें एक तो वो छोटा सा नजर आ रहा है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसके बावजूद वो हमें धीरे धीरे चलता नजर आता है। अगर मैं अज्यूम कर लूं कि वो बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा और भी ज्यादा दूरी पे है, और उसकी स्पीड थोड़ी सी कम है, लेकिन वो मोशन में है, तो वो हमें रेस्ट में अपीयर हो सकता है यदि डिस्टेंस ज्यादा दूर है और उसकी स्पीड कंपैरेटिवली कम है, तो वो रेस्ट में नजर आएगा हमें। और दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे कि अर्थ रोटेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, तो ये हमें नजर नहीं आ रहा है, एक्चुअली ये मोशन में है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमें रेस्ट में लग रहा है, तो ये भी हम कह सकते हैं इसका एग्जांपल। क्लियर गाइज? तो नेक्स्ट बात हम करते हैं पॉइंट मास कंसेप्ट की। होता क्या है पॉइंट मास? पॉइंट मास नाम से क्लियर हो रहा है, यानी कि एक छोटा सा मास। लेकिन क्या हर चीज एक पॉइंट मास है, या कौन सी चीज पॉइंट मास है, ये जानना जरूरी है। तो बात करते हैं पॉइंट मास कंसेप्ट से, क्या चीज होती है पॉइंट मास। देखिए, कोई भी चीज पॉइंट मास हो सकती है, एक छोटी सी चीज या एक बहुत बड़ी चीज भी पॉइंट मास हो सकती है, लेकिन उसका कंसेप्ट क्या है देख लेते हैं। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का जो साइज है, उसके साइज के कंपैरेटिवली वो बहुत ज्यादा दूरी से अगर हम देखते हैं, तो वो हमें पॉइंट मास लगेगा। देखिए, एक छोटी सी चींटी है, वो हमारे लिए पॉइंट मास है, हम किसी बहुत बड़ी चीज के लिए पॉइंट मास है। लेकिन जैसे अर्थ की बात करें, अर्थ इतना बड़ा है, अर्थ का मास 6 × 10⁻24 kg होता है, याद रखेंगे। तो अर्थ कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट मास व्हेन इट रिवॉल्व अराउंड द सन। जब सन के चारों तरफ ये घूम रहा है, तो सन से जो डिस्टेंस अगर हम देखें अर्थ का, और अर्थ के साइज को कंपेयर करते हैं उसके डिस्टेंस से, तो वो बहुत ज्यादा दूरी पे है अर्थ, और उसका साइज उससे काफी कम है। तो ये रहेगा पॉइंट मास कंसेप्ट। तो देखिए क्या इसको कैसे मैं डिफाइन करता हूं। When the size of an object is very small as compared to distance traveled by it, या हम कह सकते हैं when the size of object is very less than the observing point, यानी कि जहां से उसको देखा जा रहा है, जितनी दूरी से उसको देखा जा रहा है, उसके मुकाबले उसका साइज बहुत छोटा यदि है, डिस्टेंस के मुकाबले छोटा है, काफी छोटा है, तो चाहे कितनी भी बड़ी चीज है, वो हमारे लिए पॉइंट मास रहेगी। क्लियर गाइज? तो आई थिंक पॉइंट मास कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मोशन 3 डायमेंशन में हो सकता है। हम पढ़ते हैं 3 कोऑर्डिनेट्स, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस।
तो तीनों कोऑर्डिनेट्स में से कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है एक कोऑर्डिनेट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो सकता है दो में चेंज कर रहा और हो सकता है तीनों में चेंज कर रहा हो। तो इसी उसको देखते हुए हम कहते हैं कि मोशन जो है वो इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो इसके लिए आप समझ लीजिए कि यदि 3 कोऑर्डिनेट्स में से केवल एक कोऑर्डिनेट में मोशन होता है, यानी कि एक्स वाई जेड में से केवल या तो एक्स एक्सिस में हो रहा है या केवल वाई एक्सिस में हो रहा है या केवल जेड एक्सिस में मोशन हो रहा है, तो ऐसा मोशन 1 डायमेंशनल मोशन होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो उस समय पे वो केवल और केवल एक एक्सिस का ही मोशन फॉलो कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। क्लियर गाइज? या हम देखें कि ट्रेन जब दौड़ती है एक अपने ट्रैक पे, तो वो बिल्कुल सीधे ट्रैक पे सीधी दौड़ती है, तो वो केवल 1 डायमेंशन मोशन में चल रही है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में, एक ही पोजीशन, मतलब अपनी पोजीशन एक ही डायरेक्शन में चेंज कर रही है, तो वो भी 1 डायमेंशन मोशन होगा। एग्जाम्पल के लिए आपको समझ आ गया होगा, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड या फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, then it is 1 dimensional motion. या a vehicle is running on a straight road, that is also considered as a 1 dimension motion. 2 dimension motion क्या होगा? when the position of an object changes in 2 dimension out of 3. 3 में से 2 डायमेंशन में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, तो वो मोशन 2 डायमेंशनल होगा। जैसे हम कैरम खेलते हैं, तो जब कैरम में जो स्ट्राइकर होता है वो दाएं बाएं और आगे पीछे ऐसे मूव कर सकता है, मींस एक्स एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव वो मूव करता है, लेकिन जेड एक्सिस हाइट पे नहीं जाता है वो, तो इस वजह से हम उसको कह सकते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। तो एक एग्जांपल ये याद रखेंगे आप। दूसरा एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, कोई भी इंसेक्ट जैसे या कोई सांप है, कोई भी चीज है, वो ग्राउंड पे यदि चल रही है, तो वो क्या है? 2 डायमेंशनल मोशन। क्लियर? अब बात करते हैं 3 डायमेंशनल मोशन की। तो 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है गाइस, जान लेते हैं। यानी कि जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन 3 में से तीनों की डायमेंशन में चेंज करता है, जैसे कि एक्स वाई और जेड तीनों ही एक्सिस में अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, तो उसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। जैसे काइट उड़ता है, तो वो अपनी जेड एक्सिस पे भी जाता है, ऊंचाई पे भी जाता है, लेफ्ट राइट भी जाता है और नीचे भी दाएं बाएं भी जाता है, तो तीनों एक्सिस में वो चेंज करता है। या कोई मक्खी उड़ रही है, कोई इंसेक्ट उड़ रहा है, तो वो सब क्या है? 3 डायमेंशनल मोशन फॉलो कर रहे हैं। फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, दैट इज ऑल्सो 3 डायमेंशनल मोशन। क्लियर गाइज? तो ये रहेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। अब हम बात करते हैं कुछ क्वांटिटीज की। तो जो क्वांटिटीज हैं वो 2 तरीके से होती हैं, या तो होंगी वो स्केलर होंगी या वेक्टर होंगी। तो आप 9th क्लास से आप पढ़ के आ चुके हैं इसको, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्या होती हैं। जिनको नहीं क्लियर है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी 9th क्लास की वीडियो को आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल में, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। लेकिन एक बार फास्टली मैं आपको बता भी देता हूं क्या होता है। देखिए, स्केलर और वेक्टर। तो देखिए, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? द क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। जिन क्वांटिटीज का केवल क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, वो स्केलर होती हैं। और वेक्टर क्या होंगी? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड यानी कि जैसे मास है, तो मास को हम कैसे डिफाइन करेंगे? 70 kg, 80 kg, 20 kg, 15 kg। तो जो मैं बोल रहा हूं 70, 50, 30, तो वो क्या है? उसका केवल मैग्नीट्यूड है। तो ऐसी क्वांटिटीज क्या होंगी? स्केलर। जिन क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड सफिशिएंट होता है, वो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं मास है ये, या डिस्टेंस है, क्लियर है, लेंथ है, टाइम है, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटीज। ये वेक्टर की अगर हम बात करें, तो वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए होती है। डायरेक्शन भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज।
इनका एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे डिस्प्लेसमेंट है या वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, ये सब अगर हम देखें तो ये वेक्टर क्वांटिटीज आएंगी। क्लियर गाइस? तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऑलवेज पॉजिटिव। यहां अगर हम देखें तो दे कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ऑल्सो। ये क्वांटिटीज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती हैं। देखिए मैग्नीट्यूड जो है वो तो केवल पॉजिटिव को दिखाता है, लेकिन जो नेगेटिव साइन आएगा वो डायरेक्शन की वजह से आएगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वो एक्चुअल में तो लेंथ ही है, लेंथ है, लेकिन मान लो जाना था इस तरफ और हम चले गए इस तरफ, तो वो डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण वहां पे नेगेटिव साइन आएगा। वो नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए है। क्लियर? ओके। और जीरो भी हो सकती है ये क्वांटिटीज, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर बात करें तो जो स्केलर क्वांटिटीज हैं ये ग्रेटर होंगी, कैन बी ग्रेटर देन वेक्टर क्वांटिटीज, कैन बी ग्रेटर देन वेक्टर क्वांटिटीज। और ये क्या होंगी? कैन नॉट बी ग्रेटर, ये ग्रेटर नहीं हो सकती। ये ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकती हैं, सेम इक्वल हो सकती हैं स्केलर क्वांटिटीज के, लेकिन ग्रेटर कभी नहीं हो सकती। ये आपको ध्यान रखना है स्केलर और वेक्टर के बीच में। तो गाइज ये मेन डिफरेंस था। इसी के बेस पे मैं जैसे इसका एग्जांपल मैंने दिया, डिस्टेंस है, स्पीड है, मास है, टाइम है, लेंथ, ये सब इसके एग्जांपल थे। वेक्टर में मैंने एग्जांपल दिया था डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, ये सब इसके एग्जांपल मैंने आपको बताए। तो अब चलिए बात करते हैं मोशन इन वन प्लेन, और वी कैन से मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो उससे पहले मैं आपको एक बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी क्लियर कर देता हूं क्या होता है। चलिए आप नोट कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। तो अभी हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। सबसे पहले पॉइंट हम इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देते हैं। तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, फॉर्मूला लिख देते हैं, स्पीड इनटू टाइम। और ये क्या होता है? इसको हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी? वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर गाइस? डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस की यूनिट और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट दोनों की सेम रहेंगी। एसआई यूनिट रहेगी मीटर, और वैसे सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर भी हो सकती है, बड़ी यूनिट किलोमीटर भी हो सकती है, वो अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात करें तो डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो वेक्टर क्वांटिटीज है वो बड़ी नहीं हो सकती, ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकती हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे कैन नॉट बी ग्रेटर, कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकती। क्लियर गाइस? तो इस तरीके से इसी के आधार पे हम समझेंगे। मेन तो यही है जो हमारे को कंफ्यूजन क्रिएट कराता है। अब बात मैं आपको बता रहा था कि किस केस में ये बराबर होते हैं। देखिए एक्चुअल में ये बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ये बड़ा नहीं हो सकता। तो
यानी कि डिस्प्लेसमेंट बड़ी नहीं हो सकती डिस्टेंस से। तो किस केस में ये दोनों बराबर होते हैं? When the object is moving along the straight line path in unidirection, जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी दिशा में एक ही तरफ सीधा जाता जा रहा है तो वो क्या होगा? उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, सेम होंगे। क्लियर है? और ये अगर हम बात करें तो इसको हम कह सकते हैं इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। और ये हम कह सकते हैं इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। इनिशियल मतलब जो शुरुआती, जहां से शुरू हुई है डिस्प्लेसमेंट होनी, जहां से ऑब्जेक्ट चला है। फाइनल मींस जहां वो रुका है जाके। तो ये रहते हैं, आपको ये मेन 2 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। इनको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कब, देखिए जैसे यहां से हम चले और सीधी दिशा में जाते जा रहे हैं तो इसके बीच में पहले हम ये देखते हैं ये क्या है? डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल लेंथ है, वास्तविक जो दूरी है जिस रास्ते से ऑब्जेक्ट चल के गया है, ये डिस्टेंस होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? उनके बीच की छोटी से छोटी दूरी। चलो ये मान लो हमारा घर है और ये हमारा स्कूल है, लेकिन क्या बिल्कुल सीधी इसके बीच में वो हो सकती है? रोड हो भी सकती है, लेकिन नहीं। मान लो हमारा जो रास्ता है यहां से ये इस तरीके से जाके गलियों में से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से जाके है, ये है हमारा स्कूल। तो जो वास्तविक जो दूरी हम चल के गए हैं ये तो काफी लंबा रास्ता है इसका, तो ये तो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। ये बड़ा रहेगा इससे, डिस्प्लेसमेंट से। यानी कि वास्तविक जो दूरी हम चल के जाएंगे गलियों में से, तो ये तो लंबी डिस्टेंस है, ज्यादा दूरी है। और अगर इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें, इनिशियल मींस जहां से शुरू हुआ, फाइनल मींस जहां पहुंचना था, तो इनके बीच की छोटी से छोटी दूरी तो यही है। तो ये क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। तो आपको समझ आ गया होगा कि डिस्टेंस कैसे बड़ा रहेगा और डिस्प्लेसमेंट ये बड़ी नहीं हो सकती, छोटी हो सकती है या बराबर हो सकती है। बराबर किस केस में? मान लो यहां से हम चले और बिल्कुल सीधे रास्ते से जाना था, तो इस केस में यही तो वास्तविक दूरी है और यही उसके बीच की छोटी से छोटी दूरी है। तो इन केसेस में दोनों में क्या, इसमें क्या रहेगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल रहेंगे, सेम रहेंगे। लेकिन कंडीशन है कि वो बैकवर्ड वापस ना आए। यदि वो यहां जाके वापस आने लग गया तो उस केस में डिस्टेंस तो बढ़ता चला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट घटती चली जाएगी। समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए से बी के बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। लेट कर लेते हैं हम कुछ भी। और ये वापस हम आए, ये सी पॉइंट पे पहुंचे। मान लेते हैं हम ये वापस आए 4 किलोमीटर। बी से सी जो है वो क्या है? 4 किलोमीटर है। बी से सी कितना है? 4। और ए से बी टोटल ये कितना था? 10 किलोमीटर। क्लियर गाइस? तो ये आपको समझना है। देखिए यदि हम बात करें पॉइंट्स की, डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की, कैसे वेरी कर सकता है स्ट्रेट लाइन में भी? क्योंकि एक्चुअल में जब किसी से पूछा जाता है कि इन विच केस डिस्टेंस is equal to displacement या when the distance and displacement are same or equal, तो बच्चे अक्सर कह देते हैं कि when the object is moving in a straight line direction। तो जब वो स्ट्रेट लाइन में चलता है, स्ट्रेट लाइन यानी कि
मोशन उसका स्ट्रेट लाइन में होता है तो उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। कुछ हद तक आंसर ठीक है, लेकिन देखिए अब ये स्ट्रेट तो है लेकिन वापस आ गया, तो वापस आने से स्ट्रेट तो रहा, जो रास्ता है वो तो स्ट्रेट है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, लेकिन वो बैकवर्ड डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। यदि बैकवर्ड आ गया तो डिस्टेंस बड़ा होता चला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट छोटी होती चली जाएगी। कैसे? यदि हम पॉइंट्स की बात करें ए से बी, ए बी की बात करें हम, तो देखिए डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है 10 किलोमीटर। लेकिन हम कहें कि ए से बी गए और लेकिन वापस बी से कहां गए सी पे, बी से वापस सी पे आए, तो डिस्टेंस कितना हुआ 10। तो हम ए से बी पे पहुंचे, जाने का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 और 4 वापस आने का, तो टोटल कितना हुआ 14 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो तो बीच में इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच का, तो इनिशियल ये था, फाइनल सी पे पहुंचना था। टोटल 10 है, 4 इतना है, तो ये कितना बच गया 6 बच गया। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे हम 6 किलोमीटर। आ रहा है समझ? अगर मैं कहूं कि वापस हम ए से बी पे जाके वापस ए पे पहुंच गए, तो यानी कि हम लिखें ए से बी पे गए प्लस बी से वापस कहां गए ए पे, तो डिस्टेंस तो कितना हुआ 20, 10 जाने का 10 वापस आने का, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुई 0। वाई इट इज 0? बिकॉज देर इज नो लेंथ, देर इज नो लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल भी यही था और वापस आके फाइनली भी यही रुका, तो उनके बीच में कोई दूरी बची ही नहीं, कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई लेंथ नहीं है, तो दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि देखिए कि जब तक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन यूनि डायरेक्शन, यूनि मीन्स वन, जैसे यूनिसेल्युलर, यूनि मीन्स वन, यूनि डायरेक्शनल यानी कि एक डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जब चल रहा है तो तब तक उसकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी। लेकिन अब स्ट्रेट लाइन तो था ही ये मोशन, ये जो मोशन हुआ ऑब्जेक्ट का वो स्ट्रेट लाइन पे हुआ है, लेकिन उन केसेस में देखिए आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। क्लियर गाइस? तो अब बात कर लेते हैं सर्कुलर मोशन की। ये कोई सर्कुलर ट्रैक मान लिया हमने जिसकी रेडियस जो है वो r है, तो ये A पॉइंट है, ये भी r रहेगी इसकी, ये भी r रहेगी, क्योंकि सेंटर से हम जानते हैं कि हर एक रेडियस की जो लेंथ है वो क्या होती है इक्वल, सेंटर से हर एक रेडियस सेम होती, इक्वल होती हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि O से A B C D ये पॉइंट्स अगर हम देखें तो ये हम कह सकते हैं कि R रेडियस इसकी चारों तरफ है। क्लियर? तो चलिए अब सर्कुलर मोशन में किस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेरी करते हैं वो भी जान लेते हैं। इसी तरीके से मैं कहूंगा पॉइंट्स के बारे में, और यहां हम बात करेंगे डिस्टेंस की और यहां हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। ऑब्जेक्ट कहां से चलना शुरू करेगा? ए से चलेगा। बात कर लेते हैं ए से जब बी पे पहुंचा, ए से बी पे पहुंचा, देखो ये एक सर्कुलर ट्रैक है, तो पूरे उसकी जो सरकमफेरेंस है उतना ही तो डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, पूरे सर्कल की जो सरकमफेरेंस है उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो यहां आपको दिख रहा है ये सर्कल 4 भागों में बट गया, ये सर्कल 4 भागों में बट गया, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? टोटल क्या होता है 2 पाई आर, टोटल 2 पाई आर होता है, लेकिन इसने 4 में से कितना ट्रेवल किया है 1/4। इसको 1/4 क्यों लिखा? 4 में से एक हिस्सा इसने ट्रेवल किया है और टोटल थी 2 पाई आर, तो इसको हम काट सकते हैं
ये बन गया पाई आर बाय 2। समझ गए? डिस्टेंस ए से बी पे जाने का डिस्टेंस रहा इसका पाई आर बाय 2। और अब बात करते हैं ए से बी डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट तो देखिए यहां से ये जाएगा, ऐसे नहीं, शॉर्टेस्ट तो ये होगा इसका, ये तो ये भी आर है, ये भी आर है, बीच में 90 का एंगल आपको दिख रहा है। तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों आर हैं, तो हाइपोटेनस जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो, यदि परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम होते हैं तो हाइपोटेनस उसी की √2 टाइम्स हो जाती है। तो ये रह जाएगी r√2। क्या हो जाएगी? r√2। आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, r√2 टाइम्स आएगी। तो यहां बना ये r√2। क्लियर? मीटर में या किलोमीटर में जो भी आप मान रहे हैं, ये भी और ये भी वेरी कर रहा है। देख लीजिए, डिस्टेंस इतना उसने ट्रेवल किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट इतना ट्रेवल किया। अगर पॉइंट की बात करें ए से सी पे अगर उसको पहुंचना था तो टोटल तो 2 पाई आर करता है। एक सर्कल में टोटल 2 पाई आर डिस्टेंस होता है, लेकिन अब इसने एक हिस्सा 2 हिस्से चल पड़े, टोटल थे 4, तो टोटल 2 पाई आर चलता है, लेकिन अब उसने 2 हिस्से ट्रेवल किए, कितने में से? 4 में से। तो इस 2 से ये 2 कट गया और इस 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बचा? पाई आर डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। या क्लियर है? पाई की वैल्यू आप जानते हैं, और आर जो भी रेडियस होगी उसी के अकॉर्डिंग वेरी करेगा डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ए से और सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे नहीं है, सीधा ये क्या है, ए से यहां चले जाएंगे, आर ये है और आर ये है, तो टोटल क्या हो गया? 2r। समझ गए? ए से डी की अगर हम बात करें, ए से डी की, तो ए से डी पे ऐसे ही हम क्या करेंगे, टोटल ये 2 पाई आर होता है एक चक्कर का, लेकिन उसने क्या किया, 3 पार्ट उसने ट्रेवल कर लिए, कितने में से? 4 में से, तो 3/4 लिखा जाएगा। ये कट गया तो ये क्या आएगा? 3/2 पाई आर, 3/2 पाई आर। ये तो डिस्टेंस रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिर से अगर यहाँ शॉर्टेस्ट देखें ए से डी पे जाने की, तो ये क्या आएगी? r√2। और ए से वापस ए पे आए, ए से वापस कहां पे आए? ए पे आए, तो हम बात करें तो डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, सर्कल की सरकमफेरेंस जितना, और डिस्प्लेसमेंट क्या